हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नरक नाशक नागराज सीरीज़ की पहली कॉमिक नरक नाशक नागराज का भाग दूसरा। आपको अगर इसके पहले वाले भाग देखना है तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग दूसरा। मैंने विश्व भर से हर विषय के सर्वोत्तम शिक्षकों को राज की शिक्षा दीक्षा के लिए बुलाया। राज की प्राइवेट स्कूलिंग मेरे घर पर ही शुरू हुई। उन टीचर्स के साथ मैं भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गया था। यह लड़का तो न्यूटन और आइंस्टाइन का भी बाप है, हर सब्जेक्ट का जीनियस है। ही इज ए चाइल्ड प्रोडिजी। यकीन नहीं होता कि सिर्फ 7 साल की उम्र में कोई बच्चा मैकेनिक्स एंड स्पेशल रिलेटिविटी और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में महारत कैसे हो सकता है। मैं निरंतर नागराज में तेजी से विकसित होती बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं पर शोध कर रहा था। समय के साथ उसकी शक्तियां तो बढ़ रही थी, पर दूसरों से अलग एक उत्प्रवर्तक होने की हीन भावना तेजी से उसके मन में घर करती जा रही थी। एक तरह से यह बात मेरे हक में ही थी, क्योंकि उसके अकेलेपन का एकमात्र सहारा मैं था। पिता पुत्र का भावनात्मक संबंध धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। विश्व अपराध व आतंकवाद जगत के लिए भी वो समय एक बदलाव का दौर था। छोटे बड़े कई आतंकी संगठन दुनिया भर में पनप रहे थे। हिंदुस्तान में भी ब्लैक बुलडॉग नामक आतंकी संगठन तेजी से अपना वर्चस्व कायम कर रहा था, जिसका सरगना था बिग ब्लैक बुलडॉग। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में आतंकवाद फैलाने के अलावा बिग ब्लैक बुलडॉग का मुख्य कार्य देश विदेश में किराए के हथियारे सप्लाई करना भी था। यह हथियारे कहलाते थे बुलडॉग की ब्लैक आर्मी। विश्व अपराध जगत में अपनी धाक जमाने और नंबर 1 बनने के लिए बुलडॉग की राह का सबसे बड़ा रोड़ा था मैं। बुलडॉग जानता था कि मेरे हत्यारे नागों के आगे कोई उसकी ब्लैक सेना के लिए ढेला भी नहीं देने वाला। आगे बढ़ने के लिए खुद से आगे वालों को रौंद कर रास्ता बनाना पड़ता है। खत्म कर दो कौटिल्य नागमणि को। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? सिटी जू में अफ्रीकन नागों की एक नई नस्ल लाई गई है। मैंने सोचा तुम मिलना चाहोगे। वाओ पापा, यू आर ग्रेट। रैट रैट रैट। तू छोकरे को पकड़, मैं नागमणि का खेल खत्म करता हूँ। मेरे सर पर मंडराती मौत ने पागल कर दिया था उस लड़के को। नहीं, मेरे पापा का खून बहाया है तुम लोगों ने। मेरी जान बचाने का जुनून वहशियत की हद तक सवार हुआ था नन्हे राज पर। खच खच। पूरी वहशियत से अपने दांत उसने उस गुंडे के शरीर में गड़ा दिए। अगले ही पल मोम की तरह पिघल गया था वह गुंडा। यह क्या हुआ? इसके काटते ही लखा गल कैसे गया? यह भी इस नागमणि का ही कोई प्रयोग होगा। खत्म कर दो इसे भी। ब्लैक्स की चलाई एक भी गोली नहीं छू पाई उसे। वाइपर सांप से भी अधिक फुर्ती से हवा में लहराया था उसका जिस्म। रेड रेड। मुंह से हलहाल की तरह फुंकार की ऐसी धार निकली जो ब्लैक्स को हमेशा के लिए सुलाती चली गई। ब्लैक सेना के आखिरी बचे ब्लैक ने मुझ पर गोलियां दागने में एक पल की भी देरी न लगाई। अपनी आंखों के सामने वह दृश्य देखकर पागलों की तरह चीख पड़ा मैं। मेरी मौत के शोलों को अपने जिस्म में पनाह दी थी मेरे उस बेटे ने। नहीं, या तूने क्या किया राज? मेरे मुंह से वो चीख इसलिए नहीं निकली थी क्योंकि राज को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाने का मेरा सपना मिट्टी में मिल गया था। चीख निकली थी क्योंकि उस दिन नागमणि को पहली बार पता चला कि उसके शरीर में दिमाग भले ही शैतान का है, लेकिन दिल शायद इंसान का था। दिल जो वाकई उस बच्चे को अपना बेटा मान चुका था। दिल जो उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हाँ, मेरा बेटा था वो, मेरा बेटा था। पर अगर उसे गोलियां मार सकती होती तो भला दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हथियार काहे का? 2 दर्जन गोलियां खाकर भी उसके जिस्म से खून का एक कतरा भी बाहर न निकला।
निकली तो सिर्फ 2 दर्जन गोलियां, टप 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 टप। उसके बाद निकले उसकी कलाइयों से 2 दर्जन सांप, शक शक। आखिरी बचे ब्लैक का काम तमाम करके वो सांप फिर से नन्हे राज की कलाइयों में समा गए। राज हैरान था और डरा हुआ भी। पापा, यह क्या हो रहा है? देखो, सांप मेरी कलाई में जा रहे हैं। उसकी विचित्र किंतु विशिष्ट शक्तियों का उसकी समझ से परे थी। आने वाले समय में जिससे खूंखार दुनिया डरने वाली थी, वो खुद डरा हुआ था। मुझे क्या हो रहा है पापा? सुबक सुबक। परंतु उसके हाथ से नाक कैसे निकले, यह रहस्य तो मुझे भी जानना था। सब ठीक है मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक है। लैब पहुंचते ही उसके रक्त का गहन परीक्षण किया मैंने। इसके खून में तो लाल रक्त कणों के साथ सूक्ष्म सर्प में नाक बह रहे हैं। यानी इस बच्चे का शरीर असंख्य नागों का घर बना हुआ है। नन्हे राज के शरीर में बहते लहू में असंख्य नाग पनप रहे थे, जो उसके शरीर से उसकी रक्षा के लिए बाहर निकल सकते थे। कम ऑन राज, ट्राई करो, फिर से अपनी कलाई से सांप निकालो। ओह, हफ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पापा, पर कुछ नहीं हो रहा। राज अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया। ना तो उसके मुंह से विष फुंकार निकली, ना ही हाथों से सांप। 1 घंटे से फूंक रहा हूँ पापा, लेकिन सिर्फ ही निकल रही है, फूंक ही निकल रही है। शक्तियां राज के भीतर थी, पर जैसे किसी अनपढ़ के लिए धर्म ग्रंथ किसी काम का नहीं होता, वैसे ही उसकी शक्तियां भी उसके लिए निरर्थक थी। अब समय आ चुका है कि इसे शारीरिक रूप से इसकी शक्तियों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए। मुझे राज के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु चाहिए था, जो उसे अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के काबिल बनाए। परंतु उससे पूर्व मुझे नन्हे राज के उस प्रश्न का सामना करना था, मैं ऐसा क्यों हूँ पापा? मैं बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं हूँ? मैं जानता था कि एक न एक दिन राज यह प्रश्न मुझसे अवश्य करेगा, और उसके इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने वर्षों से तैयार करके रखा था। क्या तुम जानते हो राज कि तुम्हारे पापा पर हमला करने वाले बुरे लोग कौन थे? उन्होंने तुम्हारे पापा पर हमला क्यों किया? नहीं पापा, वो बिग ब्लैक बुलडॉग के आदमी थे। वो कौन है पापा? बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी। आतंकवाद फैलाकर हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहता है। उसकी ब्लैक सेना के हाथों हजारों लाखों बेगुनाह मारे जाते हैं। बुलडॉग अकेला नहीं है राज, उसके जैसे सैकड़ों मानवता के दुश्मन इस दुनिया को नरक बनाने में दिन रात लगे हुए हैं, और मैं हमेशा इन दुश्मनों के निशाने पर रहता हूँ। बुराई के प्रति उस बच्चे की आंखों में ऐसी आग दिखी थी मैंने कि कभी कभी मेरा कलेजा भी दहल जाता था। इसलिए मैंने उसे वो कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो झूठ भी थी और सच भी। तुम तो जानते ही हो राज कि मैं अपने सभी प्रयोग और आविष्कार मानवता की भलाई के लिए करता हूँ। मेरा जीवन इन मानवता के दुश्मनों की राह का सबसे बड़ा कांटा है। वर्षों से ये लोग मुझे मारने की कोशिशें करते आए हैं। इसी कोशिश में 8 साल पहले इन दरिंदों ने मेरी पत्नी, तेरी माँ को अपना निशाना बनाया था। राज अक्सर अपनी माँ के बारे में मुझसे सवाल करता था। मैंने कभी उसके सवालों का जवाब नहीं दिया था। उस दिन मेरा जवाब बिजली बनकर गिरा था उस बच्चे पर। मेरी माँ? यह बात तब की है जब तू अपनी माँ के गर्भ में था। हम दोनों को तेरे इस दुनिया में आने का बेसब्री से इंतजार था। उसी दौरान वर्षों के प्रयोग से मैंने एक ऐसा विष सीरम तैयार कर लिया था जो मानवों के असाध्य से असाध्य रोगों के जीवाणुओं को जलाकर नष्ट कर सकता था। तुम्हारे जन्म से ठीक पहले की रात को वो कमीना अपनी ब्लैक सेना के साथ मेरे घर पहुंचा। यह मेरी बदनसीबी है कि उस रात मैं घर पर नहीं था। उस दरिंदे ने हैवानियत की सादी हदें पार करते हुए मेरी गर्भवती पत्नी को मेरा तैयार किया विष सीरम पिला दिया। इसी जहर के बल पर दुनिया का हित करना चाहता है ना तेरा पति? अब यही जहर उसके परिवार की तबाही का कारण बनेगा। हमारे इस दुनिया को नरक बनाने के अभियान का सबसे बड़ा रोड़ा है वो। अब उसका खुद का संसार नारकीय बन जाएगा। नहीं! गुलुप गुलुप। मैं जब घर पहुंचा, तेरी माँ अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। नाकश्री, यह सब क्या हो गया नाकश्री? हमारे बच्चे को बचाइए। ऑपरेशन करके मैंने तुझे तो बचा लिया, पर तेरी माँ को
अपनी नाक्षी को नहीं बचा सका मैं। सीरम अत्यधिक मात्रा में तुम्हारे शरीर में पहुंच चुका था। यह करिश्मा ही था कि इतनी अधिक मात्रा में विष सीरम तुम्हारे शरीर में पहुंचने पर भी तुम जीवित थे। इस सीरम ने तुम्हें शक्तियां तो अवश्य दे दी, पर तुम्हारा रंग, रूप सब कुछ बदल कर रख दिया। वो कहानी सुनकर नन्हे राज का पूरा वजूद सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। एक बार फिर मैंने उसके मुंह से विष फुंकार की लकीर उठते देखी। मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का अपराधी हूँ राज। ना तो मैं वो विष सीरम बनाता, नहीं पापा नहीं, आप दोषी नहीं हैं। आप तो मेरे भगवान हैं। आपने कभी मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। दुनिया के कटाक्ष और तानों से घायल होकर जब भी मैंने पनाह ढूंढी, माँ के आंचल के समान पिता की गोद मिली मुझे। जब भी मैं टूटकर बिखर कर रोया, पिता के मजबूत कंधों ने मुझे दोबारा उठ खड़े होने का हौसला दिया। कसम है मुझे पापा, मेरी माँ के बलिदान की कसम है, आपकी वर्षों की तपस्या की कसम है। इस दुनिया से अपराध और पाप के नरक का नाश करेगा आपका यह बेटा। मेरा बेटा अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा करने के लिए तैयार था। अब समय था उसे उस मकसद को पूरा करने के योग्य बनाने का। उठ जा मेरे बच्चे, आ अपने बाप के सीने से लग जा। राज के प्रशिक्षण के लिए मैंने विश्व के सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स विज्ञा के महारथी और शोतोकान नामक द्वंद्व युद्ध शैली के जनक सिल्वरलैंड के शाओलिन मठ के धर्मगुरु मास्टर सुजुकी को बुलाया। पर सुजुकी राज को अपना शिष्य बनाने को तैयार न थे। वर्षों पूर्व जब एक घातक नाग ने हमें डस लिया था, तब तुमने अपने एंटी वेनम सीरम से हमारी प्राण रक्षा की थी नागमणि। उसी आसान का कर्ज उतारने तुम्हारे बुलावे पर हम यहाँ आ गए, पर इस बालक को अपना शिष्य बनाना हमें स्वीकार नहीं। इससे पहले कि सुजुकी वहाँ से जा पाते, उस नन्हे बालक के दृढ़ आत्मविश्वास से लबरेज शब्दों ने उनके कदम बांध दिए। क्या मैं इस तिरस्कार का कारण जान सकता हूँ मास्टर? जल की हर बूंद सीप में जाकर मोती नहीं बन सकती। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति मास्टर सुजुकी का शिष्य नहीं बन सकता। मास्टर सुजुकी अपने शिष्यों का चुनाव खुद करता है। तो फिर बिना मुझे परखे आपने मुझे अयोग्य कैसे मान लिया? तुम अभी बच्चे हो। मेरी परीक्षा को झेलने की हिम्मत व शक्ति तुम्हारे नन्हे शरीर में नहीं है बालक। उस बच्चे के जवाब से मास्टर सुजुकी भी चौंके बिना नहीं रह सके। एक योद्धा की शक्ति की परख उसकी उम्र व शारीरिक सौष्ठव से नहीं होती मास्टर, बल्कि उसके दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति से होती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यदि आप मुझे अपनी राह से हटाकर इस दरवाजे से बाहर निकल गए तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, परंतु यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको मुझे अपना शिष्य स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है बच्चे, पर मुझसे दया की अपेक्षा मत करना, क्योंकि तुम खुद ही कह चुके हो कि योद्धा की शक्ति का उसकी उम्र से कोई संबंध नहीं। आप वार करने के लिए स्वतंत्र हैं मास्टर सुजुकी। मैं सिर्फ बचाव करूंगा, क्योंकि गुरु पर वार करने की धृष्टता मैं नहीं कर सकता। रात की तीक्ष्ण सर्प इंद्रियां उसे मास्टर सुजुकी के सिद्ध व सधे वारों से बचा रही थी। मास्टर का हर वार छलावे की तरह बचाते हुए उन्हें दरवाजा पार ना करने दिया। लड़के ने पर गुरु तो गुरु ही होता है। सुजुकी का एक सदावार राज के पैर जमीन से उखाड़ने के लिए काफी था। धड़ाक! तुम चैलेंज हार गए बच्चे। लेकिन उसके हौसले की जड़ें इच्छा शक्ति की धरती में इतनी गहरी थी, जिन्हें उखाड़ पाना सुजुकी के भी वश में नहीं था। अभी नहीं मास्टर, अभी जान बाकी है इस शरीर में, अभी हार नहीं मानी है मैंने। असंभव। बड़े से बड़े महारथी भी बुद्धा जब पाम के सामने नहीं टिक सकते। इस लड़के में तो अद्वितीय इच्छा शक्ति है। तुमने आज सुजुकी को फिर से अपना ऋणी बना लिया नागमणि। मैं कुछ समझा नहीं मास्टर। आज तुमने मुझे विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का गुरु बनने का गौरव दिया है नागमणि। इस बालक की क्षमताएं अद्वितीय है। यह अपने समय का महानतम नायक बनेगा। यानी आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। निसंदेह बालक,
परंतु याद रखना, तुम्हें सुजुकी की उन परीक्षाओं से गुजरना होगा जिनसे आज तक दुनिया में एक ही व्यक्ति गुजर कर जीवित बचा है, खुद सुजुकी। इस तरह 8 वर्ष की उम्र में राज का शारीरिक प्रशिक्षण आरंभ हुआ, सिल्वरलैंड के शाओलिन मठ में। ऐसा जटिल प्रशिक्षण जिसे वाकई विश्व के बड़े से बड़े फाइटर्स भी नहीं झेल सकते थे। मानसिक एकाग्रता एक योद्धा का सबसे बड़ा हथियार और सबसे मजबूत ढाल है। मन को एकाग्र करो, दर्द पर ध्यान मत दो। दर्द से प्राप्त होने वाले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए तुम्हारा। मास्टर सुजुकी ने राज को कठिन प्रशिक्षण के साथ साथ अत्यंत दुर्लभ कुंफू विद्याओं का ज्ञान भी दिया। मैंने राज को मास्टर सुजुकी से नाग शक्तियों के गुप्त रखने का आदेश दिया था, यह कहकर कि उसकी अनोखी शक्तियों के कारण मास्टर सुजुकी उसे अस्वीकार कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता था कि उसका यह राज उनकी जानकारी में आए, पर गाहे बगाहे कोई न कोई नाग मठ में अपने उस अनोखे साथी से मिलने पहुंच ही जाता था। नदी में भी मास्टर मठ में हवा सरसराने की आवाज़ सुन लेते हैं मित्रों, इस प्रकार मुझसे मिलने मत आया करो। परंतु सुजुकी जैसे महारथी की पारखी नज़रों से राज की अति विशिष्ट शक्तियों का छुपा रहना मुश्किल था। जाने क्यों सुजुकी राज की विलक्षण नाग शक्तियों को भांप कर भी उनसे अनजान बने रहे। सिल्वरलैंड का शाओलिन मठ पहाड़ियों पर स्थित था। सप्ताह में एक दिन मास्टर सुजुकी राज को मठ के लिए राशन व अन्य जरूरी सामग्री लाने हेतु वहां से कई कोस दूर एक छोटे कस्बे के हाट में भेजते थे। उस दिन अचानक पूरे हाट में जलजला आ गया। भागो, अपनी अपनी दुकानें बंद करो, राजा बूगा कुहान के सिपाही आ रहे हैं। उस जलजले का नाम था वारलाड जम्बालू। तुम नीचे कीड़ों की इतनी मजाल कि राजा बूगा कुआन के आदेश का उल्लंघन करो। आज इस हाट का हर बाशिंदा दुगना कर अदा करेगा। कौन है यह? सिल्वरलैंड के शासक राजा बूगा कुआन का दाहिना हाथ है यह, वारलाड जम्बालू। बूगा कुआन के अत्याचारों से पूरा सिल्वरलैंड त्रस्त है बेटे, पर किसी में भी इतनी शक्ति नहीं जो उस जालिम के विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर सके। हम पहले ही कर अदा कर चुके हैं। यह बड़े हुए कर दूंगा तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। जान दे दूंगा, पर मैं तुम लुटेरों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तेरी 2 टके की जान से कर की भरपाई पूरी कहाँ होगी? खड़ाक! नहीं, साथ में कुछ और भी देना पड़ेगा। मरने के बाद अपनी बीवी की फिक्र ना करना, तेरा बकाया कर इससे वसूल करूंगा मैं। नहीं, छोड़ दो नीचे, छोड़ दो मुझे नीचे। अगर उसे हाथ भी लगाया तो तेरी बोटी बोटी कर दूंगा कुत्ते। बहुत भौंक चुका यह कुत्ता, खामोश करो इसे। नहीं! धाड़ धड़ाक धड़ हिच। कोई तो मदद करो। दरिंदगी और वहशियत का नाच देखने वालों, क्या तुम्हारी रगों में बहता खून पानी हो चुका है? क्या अपने परिवारों के लूटने का तमाशा भी यूं ही खामोशी से देखते रहोगे तुम लोग? उमा उमा चिल्ला, खूब चिल्ला, पर कोई नहीं आने वाला तेरी मदद को, भगवान भी नहीं। तुझसे तो कर वसूल करूंगा, पर इस कचरे का क्या काम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले कॉमिक में, इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।